क्रॉप रोटेशन से भी हम क्या कर सकते हैं, फसल चक्रण के द्वारा भी हम अपनी सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। जैसे आपको पता है कि हम सीरियल क्रॉप के बाद पल्सेस क्रॉप लगाते हैं। सीरियल जो अनाज, हम केमिकल्स का यूज़ ना करके बायोलॉजिकल मेथड, मैकेनिकल मेथड इनका यूज़ करेंगे तो इससे हम आसानी से अपनी क्रॉप्स में फर्टिलिटी बढ़ा सकते हैं, वो भी बिना केमिकल। एग्रीकल्चर में कौन कौन से थे जो हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते थे? जैसे कि आपने देखा है सरसों, सरसों देखा है ना, मस्टर्ड बोलते हैं जिसको। देखो मस्टर्ड का हम ऑयल निकाल कर तो ह्यूमन अपने लिए यूज कर लेता है, लेकिन जो उसका वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम क्या करते हैं, मैन्योर के रूप में यूज करते हैं। रोटेशन से भी हम क्या कर सकते हैं, फसल चक्रण के द्वारा भी हम अपनी सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। जैसे आपको पता है कि हम सीरियल क्रॉप के बाद पल्सेस क्रॉप लगाते हैं। सीरियल जो अनाज, सर फर्टिलिटी कम हो जाती है, जिससे अगर हम फर्टिलाइज़र का यूज़ करते जाएंगे तो एक टाइम पे ऐसा होगा कि वो भूमि खेती करने के लायक ही नहीं बचेगी। सर हमें हरी खाद का उपयोग करना चाहिए या वर्मी कंपोस्ट का या गोबर की खाद या FYM का उपयोग करना चाहिए, जिससे हमें फर्टिलाइज़र का यूज़ ना करना पड़े। अगर हम इन खादों का उपयोग करेंगे तो भले ही वो हमें रिजल्ट थोड़ी देर में देंगे, थोड़े महीनों बाद हमें रिजल्ट मिलेगा, लेकिन वो हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है उसको बनाए रखते हैं। मैं आपको आज आप सभी को पता होगा कि हमारे पूरे पूरे देश में जो रासायनिक खादें हैं उनके अत्यधिक प्रयोग से जो हमारी इन्वायरमेंट है, एटमॉस्फेयर है या वायुमंडल कह सकते हैं हिंदी में, उसको उस पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ा है। आप देख सकते हैं कि किसानों के द्वारा अत्यधिक जो हमारे रासायनिक खादें हैं, जिसमें यूरिया हो गया, DAP डाई अमोनियम फास्फेट हो गया, म्यूरेट ऑफ पोटास हो गया, इनके अत्यधिक उपयोग से जो सॉइल की फर्टिलिटी है, जो सॉइल की उर्वरता है, वो दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। आप सभी लोगों को मैंने पहले भी बताया है, क्लास 9th से जो एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ है हमारा, क्लास 12th तक बच्चे पहुंच चुके हैं, सभी को मैंने इसके बारे में आपको बताया हुआ पहले से, किस तरीके से सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो रही है। आप लोगों को पता होगा कि इसमें केमिकल्स होते हैं बहुत सारे। उससे क्या होता है, जो हमारे सॉइल में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, सॉइल के जो सॉइल पार्टिकल होते हैं, उससे जो केमिकल्स होता है, जब उसमें केमिकल से डालते हैं उसका अत्यधिक प्रयोग से जो हमारे पोर्स होते हैं सॉइल के, वो बंद हो जाते हैं, जिससे कि सॉइल में वायु का संचार क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। अगर वायु का संचार बंद हो जाएगा तो हम जो भी सीड उसके अंदर डालेंगे या कोई भी बीज हम अपने सॉइल के अंदर डालते हैं तो उसका जर्मिनेशन नहीं हो पाता है। और जिस अत्यधिक खादों के उपयोग से या रासायनिक खादों के उपयोग से हमारे क्रॉप में इंसेक्ट और पेस्ट लगने के भी चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज क्या होती है, हमारे उसमें जो हमारी सॉइल की जो जल धारण क्षमता होती है, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, वो हमारे खादों से जो रासायनिक केमिकल्स होते हैं उससे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, जो जल धारण क्षमता होती है हमारी सॉइल की, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर हम कोई भी क्रॉप लगाते हैं तो वहां पर अगर उसकी जल धारण क्षमता कम है, अगर उस क्रॉप को पानी की आवश्यकता ज्यादा है तो क्रॉप वहां पर जर्मिनेशन नहीं कर पाती है, उसका अंकुरण नहीं हो पाता है। और क्या होता है, जो हमारे अत्यधिक खादों के उपयोग से जो फंगस लगने की चांसेस क्या हो जाते हैं, हमारी क्रॉप में बढ़ जाते हैं। और अत्यधिक खादों के उपयोग से जो रासायनिक केमिकल्स का उपयोग से हमारे क्रॉप का लाइफ साइकिल भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर हमारी क्रॉप 6 महीने की है तो हमारी क्रॉप कितने महीने की हो जाती है, 3 या 4 महीने की हो जाती है और पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हो पाती। दूसरी चीज हमारी है कि जो हमारी फसल की क्वालिटी होती है, जो गुणवत्ता होती है, उसमें भी हमको क्या देखने को मिलता है, कमी देखने को मिलती है, गिरावट देखने को मिलती है हमारी क्रॉप्स में। आप सभी को पता होगा जो हमारा हम ग्रेनुअल जो जैसे हमारे कुछ सीरियल क्रॉप्स हमने लगाया है, उसमें लगातार अत्यधिक हम केमिकल्स का स्प्रे कर रहे हैं या हम खादों का उपयोग कर रहे हैं, तो हमकी जो फल की गुणवत्ता होगी वो भी हमको क्या देखने को मिलेगी, कम देखने को मिलेगी। ठीक है, और इससे हमारा जो प्रोडक्शन भी होता है, वो उत्पादन भी क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा नीचे गिर जाता है। और इससे क्या होता है, देखो हम अधिकतर जो हम केमिकल्स का उपयोग करते हैं, रासायनिक खादों का यूज करते हैं, उससे क्या होता है, हमारे जो वाटर होता है वो भी क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। आप लोग सभी को पता होगा। और इसका सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ता है वो मानव के जीवन में पड़ता है। आप लोगों सभी लोगों को पता है कि जो हमारा प्रारंभिक हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, प्रारंभिक रिक्वायरमेंट क्या है, हमारा भोजन है। और भोजन हमको कहाँ से मिलता है, कहाँ से मिलता है हमको भोजन, अपनी क्रॉप से मिलता है। हम जब क्रॉप लगाते हैं, क्रॉप की सोइंग करते हैं, लास्ट में जब वो ग्रो करके जब उसका टाइम पूरा हो जाता है, जब उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, उसी से लेते हैं। और हम रासायनिक खादों का उपयोग लगातार कर रहे हैं, जिससे कि क्या हो जाता है, हमारा जब उसको जब प्रोडक्शन लेते हैं उससे और उसको लास्ट में यूज करते हैं तो हम इसका अधिकतर यूज करते हैं। तो इसलिए हमें इसको
रोकने के लिए क्या करना चाहिए बताइए। बताइए। सर हमें हरी खाद का उपयोग करना चाहिए या वर्मी कंपोस्ट का या गोबर की खाद या FYM का उपयोग करना चाहिए, जिससे हमें फर्टिलाइज़र का यूज़ ना करना पड़े। अगर हम इन खादों का उपयोग करेंगे तो भले ही वो हमें रिजल्ट थोड़ी देर में देंगे, थोड़े महीनों बाद हमें रिजल्ट मिलेगा, लेकिन वो हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है उसको बनाए रखेंगे। गुड। देखो हम क्या कर सकते हैं, जैविक जैविक खाद का उपयोग कर सकते हैं। अब जैविक खाद में कभी मेघा पंथ ने बताया कि जैविक खाद में मुख्य रूप से हम ग्रीन मैन्योर का यूज कर सकते हैं। ग्रीन मैन्योर क्या होता है, हरी खाद। हरी खाद में मुख्य रूप से हम किन किन फसलों का यूज करते हैं, मैंने बताया भी आपको कौन कौन सी फसलें हैं मुख्य रूप से जिनमें हरी खाद में यूज कर सकते हैं। और कोई मेघा के अलावा कौन कौन सी क्रॉप बताइए। देखो मुख्य रूप से हम ग्रीन मैन्योर में अपने बताया ढैचा हो गया, सनई हो गया, पीपल सारा हो गया, मुख्य रूप से इन फसलों का हम ग्रीन मैन्योर का यूज करते हैं। अब इन फसलों से हमारे सॉइल की फर्टिलिटी कैसे इंप्रूव होगी, किस तरीके से हम इन फसलों को उगाकर हम अपनी सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं, सॉइल की उर्वरता को हम सुधार सकते हैं। बताओ कैसे कर सकते हैं इससे। इस क्रॉप की वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा होगी तो उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने खेत में नाइट्रोजन की मात्रा को जो पूरा कर सकते हैं वो जैविक फसलों के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है। और हमने तुमको बताया था कि हम क्रॉप रोटेशन अपना सकते हैं। क्रॉप रोटेशन से भी हम क्या कर सकते हैं, फसल चक्रण के द्वारा भी हम अपनी सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करते हैं। जैसे आपको पता है कि हम सीरियल क्रॉप के बाद पल्सेस क्रॉप लगाते हैं। सीरियल जो अनाज वाली फसलें हैं, उसके बाद हम दाल वाली फसलें लगाते हैं, दलहनी फसलें लगाते हैं। अब दलहनी फसलों में मुख्य रूप से आप तुमने देखा होगा कौन कौन सी फसलें, जैसे अरहर है, मूंग है, मसूर है। अब उनके जो रूट्स होती है, जो जड़ होती है, उसमें पता है कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है। मैंने आपको बताया एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है ना, वो क्या करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। और आपको तुमको पता है एक एजोक्टोबैक्टर है, वो क्या करता है, फास्फोरस का फिक्सेशन करता है। ये बहुत सारे हमारे पास ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन, फास्फोरस का फिक्सेशन करते हैं, जिससे कि सॉइल कहती है तो सॉइल की संरचना में, सॉइल के स्ट्रक्चर में सुधार आता है। तो इस तरीके से हम बहुत सारे जैविक खादों का, बहुत सारे बैक्टीरिया का यूज करके भी अपनी सॉइल की फर्टिलिटी को क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। और बताइए क्या कर सकते हैं, बताइए। सर हम केमिकल्स का यूज़ ना करके बायोलॉजिकल मेथड, मैकेनिकल मेथड इनका यूज़ करेंगे तो इससे हम आसानी से अपनी क्रॉप्स में फर्टिलिटी बढ़ा सकते हैं, वो भी बिना केमिकल्स का यूज़। मैंने आपको पहले बताया था इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या इंटीग्रेटेड इंसेक्ट मैनेजमेंट के तहत हम क्या कर सकते हैं, बिना केमिकल से भी अपने खेत के जो सॉइल की फर्टिलिटी है, जो उर्वरता है, उसमें सुधार कर सकते हैं। एकीकृत कीट प्रबंधन और एकीकृत रोग प्रबंधन के तहत भी हम अपने खेत में बिना केमिकल से के भी हम खेती कर सकते हैं। बताया था ना आपको किस तरीके से कर सकते हैं, जिसमें हम आपको बताया था कि रोग प्रतिरोधी किस्में उगाकर हम सॉइल में और क्या कर सकते हैं, बताइए। और क्या कर सकते हैं, उसमें क्रॉप रोटेशन अपनाकर और सौरीकरण करके और मल्चिंग की क्रिया करके और क्या कर सकते हैं, एकीकृत कीट प्रबंधन देखा था ना, तो हम बिना केमिकल से के भी क्या कर रहे हैं, अपने खेत में इंसेक्ट और पेस्ट का पॉली हाउस और सेट लाइन की सहायता से कर सकते हैं। तो इसमें हम बिना केमिकल के, बिना खाद के, बिना फर्टिलाइजर के हम क्या कर सकते हैं, अपने खेत की फर्टिलिटी में, उर्वरता में सुधार कर सकते हैं। और हमको हमने बताया था, हमको हमारे पास एग्रोबायोट में कौन कौन से थे जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करते थे। जैसे कि आपने देखा है सरसों देखा है ना, मस्टर्ड बोलते हैं जिसको, क्योंकि मस्टर्ड का हम ऑयल निकालकर तो ह्यूमन अपने लिए यूज कर लेता है, लेकिन जो उसका वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम क्या करते हैं, मैन्योर के रूप में यूज करते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, जिससे को हम उसको हम क्या करते हैं, लास्ट में जो अवशेष बचता है उसको खेत में डालकर खेत की फर्टिलिटी को भी इंप्रूव कर सकते हैं, जो हम जिससे कि हम जो रासायनिक उर्वरक है उनसे आसानी से बचा जा सकता है। आपको पता है कि डीएपी है, डाई अमोनियम फास्फेट है, इसमें अमोनिया की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिससे कि खेत की जो फर्टिलिटी होती है उसमें बहुत बड़ा दुष्प्रभाव देखने को हमको मिलता है। पता है ना आप सभी को, जैसे यूरिया है, अब यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा है 46% नाइट्रोजन की मात्रा होती है उसके अंदर। अगर हम अपनी क्रॉप में उसको डालते हैं तो पूरा का पूरा क्रॉप तो लेता नहीं है उसको,
कोई किसी भी फसल में अगर हम धान की खेत में डाल रहे हैं या गेहूं के खेत में डाल रहे हैं या दलहनी फसलों में हम यूरिया की मात्रा को डाल रहे हैं तो पूरा का पूरा तो क्रॉप लेता नहीं है। और बाकी क्या होता है, हमारे सॉइल के इतने नीचे चले जाता है जहां पर क्या बना देता है, एक लेयर बना देता है, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। वहां तक उसकी जो हमारी क्रॉप्स लगाते हैं वहां तक उसकी जो रूट्स पहुंच नहीं पाते और धीरे धीरे करके सॉइल के ऊपर लेयर बनती रहती है, एक व्हाइट कलर की लेयर बन जाती है हमारे सॉइल के ऊपर। और अगर हम दूसरी क्रॉप उसके अंदर लगाते हैं तो उसमें उसका प्रोडक्शन क्या हो जाता है, बहुत घट जाता है। देखा है ना सभी ना आपने। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि जैविक खेती अपनाकर हम अपनी जो केमिकल्स को क्या कर सकते हैं, इनका यूज नहीं कर सकते हैं, इनका यूज हमें नहीं करना चाहिए केमिकल से, क्योंकि लास्ट में जब हार्वेस्टिंग करते हैं जो प्रोडक्शन हमको मिलता है उसका यूज हम ही को करना पड़ता है और उसका यूज सीधा हमारे डायरेक्ट हमारी बॉडी में क्या करता है, हार्मफुल या हानिकारक उसका प्रभाव हमको देखने को मिलता है। समझ में आया। और क्या कर सकते हैं बताइए, हम बिना केमिकल्स के या बिना रासायनिक खादों के उपयोग से हम क्या क्या और ऐसा ऑर्गेनिक खेती में क्या क्या कर सकते हैं। जैविक खेती के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं बताइए। सर जो घरों से जो वेस्ट मटेरियल, सब्जी के जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम डिकम्पोज करके हम खाद बना सकते हैं और उसका यूज भी कर सकते हैं। उसका यूज भी कर सकते हैं। अब मैंने तुमको बताया था कि जैविक खाद के अंदर एक प्राकृतिक खाद होती है, नेचुरल मैन्योर होती है, दूसरी हमारी क्या होती है, वर्मी कंपोस्ट बताया था मैंने, वर्मी कंपोस्ट का यूज कर सकते हैं। तीसरा हम लोग क्या बताया था, फार्म यार्ड मैन्योर, जिसको हमने गोबर की खाद बोला था, उसका यूज कर सकते हैं। और हमने ग्रीन मैन्योर भी बताया था, ऑयल केक्स बताया था ना अभी। तो इनका यूज करके भी क्या कर सकते हैं, आसानी से हम अपनी खेती में आसानी से प्रोडक्शन कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं और अपनी सॉइल को भी बचा सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट, अपने एटमॉस्फेयर को भी बचा सकते हैं। तो और क्या कौन सी तकनीक ऐसी हो सकती है जिससे कि हम बिना केमिकल से के भी अपनी खेती को कर सकते हैं बताइए। और क्या चीजें हो सकती है हमारे पास ऐसी, बिना केमिकल से के खेती हो सकती है नहीं हो सकती बताइए। हो सकती है। क्या कर सकते हैं हम सभी लोग, क्या कर सकते हैं बताइए। केमिकल से हमारे जीवन में खादों का जो हम फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, हमारे जीवन में क्या प्रभाव देखने को मिलता है इसका। सर फर्टिलिटी कम हो जाती है, जिससे अगर हम फर्टिलाइज़र का यूज़ करते जाएंगे तो एक टाइम पे ऐसा होगा कि वो भूमि खेती करने के लायक ही नहीं बचेगी। देखो एक टाइम ऐसा आएगा, देखो दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ रही है और जनसंख्या बढ़ेगी तो हमने पहले ही बताया कि सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट क्या, भोजन। तो भोजन की प्राप्ति हमें कहाँ से होगी, अगर जनसंख्या बढ़ती गई और भोजन की प्राप्ति हमें कहाँ से होगी, अगर इतना रासायनिक खादों का, रासायनिक फर्टिलाइजरों को हम यूज करेंगे तो हम किस तरीके से हम सर्वाइव कर पाएंगे इस एटमॉस्फेयर पर, इस अर्थ में। तो उस तरीके इसको बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। देखो हमने बताया कि हमें प्राकृतिक खेती करनी चाहिए, नेचुरल फार्मिंग करनी चाहिए। जो हमारे जंगलों में हमको पता है सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा में जंगलों में जो हमारे पास खाद बनती है जंगलों में, तुम्हें बताया कि जो पेड़ पत्ते होते हैं अपने लीव्स को छोड़ देते, जमीन पर छोड़ देते हैं और उसके बाद धीरे धीरे करके डिकम्पोज होकर क्या बन जाती है, खाद के रूप में हम उसको ला के अपने खेतों में यूज कर सकते हैं। पूर्ण रूप से विघटित होनी चाहिए, नहीं तो अगर पूर्ण रूप से विघटित नहीं होगी तो इंसेक्ट और पेस्ट लगने के चांसेस भी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। जब इससे पहले भी आपने देखा होगा, पहले भी तो खेती की जाती थी, पहले के लोग क्या करते थे, ओनली क्या करते थे, जैविक खेती पर डिपेंडेबल थे। वो धीरे धीरे जब हरित क्रांति आई उसके बाद ही खाद और इंसेक्टिसाइड का यूज होना स्टार्ट हुआ था। उससे पहले भी तो लोग खेती करते थे और उस टाइम के लोगों को देखना, जीवन चक्र जो लाइफ साइकिल होता है, जो पहले के लोग होते थे 70, 80, 90 साल, 100 साल तक जीवित रहते थे। आज का जीवन चक्र क्या हो गया, ह्यूमन का 60 तक हो गया। क्यों? रासायनिक खादों के ज्यादा उपयोग करने से जो हमको प्रोडक्शन मिलता है, जो उत्पादन मिलता है, उसको हम यूज करते हैं। उससे क्या होता है, हमारे शरीर में बहुत रोग लगने के और रोग लगने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इसलिए क्या होता है, आजकल छोटे छोटे बच्चों को कैंसर जैसी बीमारियां देखने को हमें मिल रही। तो हमें इन रासायनिक खादों से क्या होना चाहिए, बचना चाहिए, इनका यूज कम से कम करना चाहिए। जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में हम जहां पर यूज कर रहे हैं उसका मात्रा क्या करते हैं, कम करते हैं। क्योंकि एकदम से अगर हम केमिकल का यूज करना बंद कर देंगे तो हमारी क्रॉप्स का प्रोडक्शन बिल्कुल ही कम हो जाएगा। धीरे करके हमको क्या करना चाहिए, ये रासायनिक खादों से दूर जाना चाहिए। अगर एकदम से अगर कोई फार्मर 200, 500, 1000 किलो अगर अपने खेत में रासायनिक खादों का यूज करता है और एकदम से वो बंद कर दे तो उसका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही
कम हो जाएगा, उसको लॉस का सामना करना पड़ेगा। इसलिए क्या करना, अगर वो 100 200 किलो या 1000 किलो डालता है तो धीरे धीरे करके वो 500 किलो 200 किलो 100 किलो के अंतर्गत आ सकता है, जिससे कि धीरे धीरे करके हमारी सॉइल की जो ये सॉइल क्या होता है सुधार, उसकी स्ट्रक्चर में या उसकी संरचना में हमको सुधार देखने को मिलेगा। हम एकदम से केमिकल्स को छोड़ नहीं सकते, लेकिन धीरे धीरे करके हम इन चीजों को छोड़ेंगे। समझ में आया सभी को?